मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। तो 3 डायमेंशन का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ 3D। तो पहले कुछ बेसिक 3 डायमेंशन जो 11th क्लास में भी पढ़े हैं और जो टर्म वेक्टर में पढ़े हैं 3D को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उस टर्म को एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। बेसिक ऑफ 3 डायमेंशन। देखिए 3 डायमेंशन का बेसिक में आएगा पहला, दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। देखिए यहां हम लोग दो पार्ट में काम करेंगे। डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ले चल सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी जा सकते हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा 3D का जो वेक्टर फॉर्म में यूज करने पर इजी लगेगा, कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा जो कार्टेशियन फॉर्म में यूज करने पर आसान लगेगा। चलिए, अगर वेक्टर है ए, ये पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब इसी लाइन सेगमेंट को वेक्टर फॉर्म में ले जाना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर मानेंगे और ये बी का पोजीशन वेक्टर मानेंगे। यानी कार्टेशियन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं और वेक्टर फॉर्म में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। लाइन को एकदम बढ़िया से सुनना है। यही बेसिक पहला 3 क्लास एकदम बेसिक होगा, जिसको आप सीख गए तो 3D में स्ट्रेट लाइन और प्लेन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन में जाना हो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, वेक्टर में जाना हो तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो पहला है AB। A से B के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो 11th में पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। AB का लेंथ हुआ ये। अब चलिए यहां हम लोग चलते हैं। AB वेक्टर AB, तो एक पॉइंट का यहां कोऑर्डिनेट था तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर OA। OA का मतलब पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर, इसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट किए। OB पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर, इसको B से रिप्रेजेंट किए। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे x1i y1j z1k। x2 है तो x2i y2j z2k। कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदल सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर में जो कंपोनेंट है एक्चुअली में वो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का। ए का है तो ए में देखिए, बी का है तो बी में देखिए। अब आइए वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला पढ़ाए थे OB माइनस OA। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, यानी x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। तो ये वेक्टर AB हो गया। अगर आपको चाहिए AB का लेंथ यानी A से B के बीच का डिस्टेंस, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ देगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखिए वेक्टर से डिस्टेंस लिखिए या कार्टेशियन से डिस्टेंस लिखिए, दोनों सेम ही है। अब आइए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्ट अगर कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो अगर AB का लिखना है तो कैसे लिखिएगा? तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। यानी कार्टेशियन में अगर पॉइंट दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं। पॉइंट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं। अगर वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर AB का लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। वेक्टर फॉर्म में जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है।
वेक्टर फॉर्म में जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके। अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने आता है रूट अंडर स्क्वायर का सम। तो यहाँ ए बी है, तो ए बी से डिवाइड कर देंगे सम में, यानी डायरेक्शन रेशियो में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो किसमें बदल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। रेशियो लिखना हो तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और कोसाइन लिखना हो तो रेशियो में लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अब भाई डायरेक्शन रेशियो पता है, तो वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए क्या करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का कैसे लिखा गया, कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो में लिखा गया। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाता है। तो ये पहला बेसिक है कि डायरेक्शन कोई भी लाइन सेगमेंट है या लाइन है, उसका डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट से निकाला जा सकता है, या उस पे वेक्टर अगर है तो वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो देगा, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन देगा। अब भाई डायरेक्शन कोसाइन को ही क्या कहते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो आप यहां से लिख सकते हैं अल्फा बराबर कॉस इनवर्स x2 माइनस x1 बाई ए बी। और आपको पता होना चाहिए अल्फा जो है x एक्सिस के साथ एंगल होता है, यानी लिख सकते हैं एंगल ऑफ ए बी विथ x एक्सिस। यहां भी वही है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब बताइए बीटा लिखना है तो कॉस इनवर्स y2 माइनस y1 बाई ए बी। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ ए बी विथ y एक्सिस। वैसे ही बताइए गामा को क्या लिखेंगे, यहां से कॉस इनवर्स z2 माइनस z1 बाई ए बी क्या है, तो एंगल ऑफ ए बी विथ z एक्सिस। तो अभी आपको बताएं कि कैसे कार्टेशियन में पॉइंट रहेगा तो पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर से पॉइंट लिख सकते हैं। कार्टेशियन में भी लेंथ निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। वेक्टर को देखकर भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं, उसका लेंथ लिख सकते हैं। अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल दे तो अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन कोसाइन की मदद से निकाला जा सकता है। और आपको एक रिलेशन जो पढ़ाए थे याद होना चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से पढ़ाए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब दो एंगल दिया हुआ, अल्फा बीटा दिया हुआ हो गामा निकाल सकते हैं, बीटा गामा दिया हो अल्फा निकाल सकते हैं। तो जब दो एंगल दिया हुआ हो तब तीसरा एंगल निकालने के लिए यूज करेंगे, या दो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ हो और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तब यूज करेंगे। एल एम एन, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से लिखते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो कुछ बेसिक है जो अभी रिपीट कर रहे हैं, समझिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस और टू वेक्टर्स। तो वेक्टर जो पढ़े हैं उसी से देखिएगा, वर्क करेंगे। सपोज ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, मान लेते हैं L1 और L2। अब ये दो लाइन के बीच एंगल डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी लाइन पर दो पॉइंट अगर दिया हुआ है तो आप उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो अभी सिखाएं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं।
तो कभी भी किसी क्वेश्चन में एंगल पे रिलेशन दिया हो, एंगल से रिलेटेड रिलेशन हो, दो लाइन के बीच एंगल 30 डिग्री है, दो लाइन के बीच एंगल 45 डिग्री है, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, कभी भी किसी क्वेश्चन में दो लाइन के बीच एंगल दिया हो या पैरेलल का रिलेशन हो या परपेंडिकुलर का रिलेशन हो, पहले दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस करेंगे। फिर से सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल, पैरेलल, परपेंडिकुलर हो, जिस लाइन के बीच रिलेशन दिया हो, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो डिस्कस कीजिए। चलिए डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं पहला लाइन का और डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं दूसरा लाइन का। तो डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं, चलिए पहला लाइन का है A1 B1 C1 और दूसरा लाइन का है A2 B2 C2। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। बताएं कि अगर इस लाइन पर एक वेक्टर है, मान लेते हैं A, और चलिए इस लाइन पर एक वेक्टर है B, देखिए यहां से यहां मिला देंगे तो एक वेक्टर बनेगा, यहां से यहां मिला दिए तो वेक्टर बनेगा। तो L1 मान लीजिए पहला वेक्टर का सपोर्ट लाइन है, L2 मान लीजिए दूसरा वेक्टर का सपोर्ट लाइन है। तो कभी भी दो लाइन के बीच अगर एंगल निकालना हो तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। अब आइए इसी से हम वेक्टर फॉर्म में जाना चाह रहे हैं। तो बताइए वेक्टर A और वेक्टर B, तो बताते हैं कि वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो वेक्टर A को लिख सकते हैं हम लोग यहां से A1I B1J C1K। वेक्टर B को लिख सकते हैं A2I B2J C2K। देखिए वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो पहला लाइन के अलोंग एक वेक्टर लिए A, दूसरा लाइन के अलोंग वेक्टर लिए B, तो जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब ये लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो कार्टेशियन में ये लेंगे। देखिए cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, तो देखिए दो वेक्टर अगर पता है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला दिए थे A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। आप चाहिएगा तो साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर पढ़े हैं उसका यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए दो लाइन के बीच कभी भी एंगल होगा तो डॉट से काम करेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, A डॉट B बाई A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। अब चलिए डॉट प्रोडक्ट लिखना है, कैसे लिखिएगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट I को I से, J को J से, K को K से, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड। चलिए B का मैग्नीट्यूड, तो B का मैग्नीट्यूड यहां से लिखाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो देखिए दोनों फॉर्मूला का अपना एक अलग यूज है। ये cos थीटा हुआ और ये भी cos थीटा, ये cos थीटा हुआ वेक्टर फॉर्म में और ये cos थीटा कहलाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ कोई भी i का यूज नहीं है। A1 B1 C1 कार्टेशियन में डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, A2 B2 C2 कार्टेशियन से डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो पता है तब cos थीटा का ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वेक्टर फॉर्म पता है, यानी एक लाइन पर वेक्टर A है और एक लाइन पर वेक्टर B है, तो वेक्टर फॉर्म में डॉट यूज करेंगे cos थीटा के लिए। अब मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो L1 का L1 M1 N1 है, डायरेक्शन कोसाइन L2 का L2 M2 N2। जरा गौर कीजिए, डायरेक्शन रेशियो को किस में बदल दिया, डायरेक्शन कोसाइन में, तब cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदल लिया जाए तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन भी डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी A1 B1 C1 की जगह L1 M1 N1 यूज कीजिए इस फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा A1 A2, तो यहाँ लिखेंगे L1 L2
m1 m2 n1 n2 और डिवाइड में है रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर 1 होता है। पढ़ा थे डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो ये 1 हो गया। वैसे ही l2 स्क्वायर m2 स्क्वायर n2 स्क्वायर भी 1 होगा। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जोड़ 1 होता है, इसलिए नीचे 1 हो गया तो नहीं लिख रहे। तो ये भी cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन रेशियो को किस में बदल दिया गया हो? डायरेक्शन कोसाइन में। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म है लाइन पर तब ये यूज करेंगे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है तब ये यूज करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन में अगर बदल दिए हैं तब ये यूज करना है। अब आइए, कब दो लाइन पैरेलल हो? ये परपेंडिकुलर। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब होता है थीटा 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल 90 होगा। तो जब 90 होगा तो यहाँ पे cos का वैल्यू 0 डालेंगे, ये सॉरी 90 डालेंगे, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि या तो a डॉट b 0 होगा, या अगर यहाँ 90 डालते हैं तो ये 0 हो गया, तो 0 में आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भी 0 होगा। या अगर यहाँ पे 90 डालते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो कहेंगे कि परपेंडिकुलर के लिए डॉट 0 है, डायरेक्शन रेशियो दिया होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा। डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा। यानी कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो डॉट भी 0 हो सकता है वेक्टर फॉर्म में, या डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या है? 0 है। दो लाइन कब पैरेलल होगा? ध्यान दीजिएगा, पैरेलल का मतलब होता है थीटा या तो 0, अगर एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होता है। तो कब दो लाइन पैरेलल होगा? तो देखिए, लाइन पैरेलल कहने का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल। तो आपको सिखाया थे कि एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है। कभी भी दो वेक्टर को इक्वल दिखाना हो तो एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होगा, सम टाइम्स k टाइम्स m टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ नहीं। अगर a बराबर लैम्डा b हो जाए तो यानी a और b पैरेलल है, और जब वेक्टर पैरेलल है तो सपोर्ट लाइन भी पैरेलल होगा। या यहाँ आप कह सकते हैं a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। देखिए a by b लैम्डा के बराबर है, तो हर कंपोनेंट का रेशियो भी लैम्डा। डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों आपस में इक्वल होगा, यानी a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 अगर बराबर हुआ तो कहेंगे दोनों लाइन पैरेलल है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आए तो गारंटी है कि दोनों पैरेलल होता है। तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। परपेंडिकुलर में a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा, और पैरेलल में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा। तो ये कुछ बेसिक बात है जो लाइन प्लेन आगे जितना भी पढ़ेंगे सब जगह यूज होगा, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग बेसिक पढ़े, अब उस पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ए है 1 0 0, बी है 0 1 1। अब क्वेश्चन कहा डायरेक्शन रेशियो लिखिए ए बी का, फिर कहा डायरेक्शन कोसाइन लिखिए ए बी का। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो, तो बी में से ए घटा देना, डायरेक्ट पता है कि डायरेक्शन रेशियो लिखना हो पॉइंट से तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे।
क्या आ जाएगा, -1 1 1। डायरेक्शन कोसाइन अगर लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 आ जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन 2-3 दिया हुआ है लगातार, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए है 2 1 1, बी है एक पॉइंट दिया है 3 5 -1, सी है 4 3 -1। और क्वेश्चन कहता है टू प्रूव OA परपेंडिकुलर BC। देखिए क्वेश्चन कहा कि प्रूफ कीजिए कि OA BC पर परपेंडिकुलर है। कैसे प्रूव करेंगे? तो हम बताएं कि किसी भी क्वेश्चन में एंगल पैरेलल परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो चलिए पहले डायरेक्शन रेशियो OA का निकालते हैं। तो O का मतलब यहाँ ऑरिजिन हो गया 0 0 0। तो O पता है, A पता है, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट 2 - 0 1 - 0 1 - 0, यानी कि 2 1 1। डायरेक्शन रेशियो BC का निकालेंगे, दूसरा लाइन BC है तो BC देखिए B में से C या C में से B घटा सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब हेड में से टेल घटाइएगा। चलिए BC है तो 4 - 3 3 - 5 -1 -1, तो 1 - 2 0। अब देखिए लिखा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो या दिया हुआ हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो देखिए पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो गया, दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो गया। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, 2 - 2 प्लस 0, फाइनली आ गया 0। तो देखिए क्या मिला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 आ गया तो ये सफिशिएंट कंडीशन है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन नंबर। ए है 1 2 3, बी है 4 5 7, एक है सी -4 3 -6 और डी है 2 9 2। अब क्वेश्चन कहता है प्रूफ कीजिए ए बी पैरेलल सी डी। तो हम फिर बताएं कि कभी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना हो, परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो या दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो, पहले क्या लिखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो बताइए ए बी का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 मान लेते हैं। तो ए पता है B पता है, डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 4 - 1 5 - 2 7 - 3, यानी कि 3 3 4। वैसे ही दूसरा लाइन है CD, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालेंगे। तो मान लेते हैं A2 B2 C2, सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो D में से C घटा देंगे, 2 - 4 9 - 3 2 - 0 6 6 2। अब यहां देखिए A1 by 3 by 6 1 by 2 आया, B1 by B2 3 by 6 1 by 2 आया, C1 by C2 4 by ये C1 by C2 4 by 2 आएगा। पॉइंट यहाँ पर ये -6 है, सुधार लीजिए तो 8 हो जाएगा। क्या आ गया 4 by 8, तो 1 by 2।
देखिए हम लोग को क्या मिला, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कभी भी पैरेलल दिया हो तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 को इक्वेट कीजिए, बिल्कुल इक्वल है तो क्या पैरेलल है CD के, प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 11। A है -132, B है -4 2 -2 और C है 5 5 P। यहां देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर है। कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना हो या कोलिनियर यूज करना हो, AB और BC को पैरेलल दिखाइए या पैरेलल यूज कीजिए। AB और BC अगर पैरेलल हो गया तो प्रूफ हो गया कोलिनियर है। तो अभी बताएं कैसे पैरेलल प्रूफ करते हैं। या दिया हुआ है कि कोलिनियर है, लिखेंगे सिंस AB एंड C आर कोलिनियर। ABC कोलिनियर है तो लिख देंगे कि देयरफॉर AB पैरेलल होगा BC के। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालेंगे तो क्या लिखेगा, A1 B1 C1। AB का डायरेक्शन रेशियो -4 + 1 2 - 3 -2 -2 तो -3 -1 -4। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC A2 B2 C2 तो BC का डायरेक्शन रेशियो अब दिया हुआ है कि AB पैरेलल है BC के, तो जब AB पैरेलल है BC के तो आप कह सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल होगा। तो चलिए A1/A2 -3/9 B1/B2 C1/C2 इक्वल कर दीजिए। अब देखिए कोई भी दो को इक्वल कर लीजिएगा, P का वैल्यू सेम मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो -P = -10 यानी P = 10। क्वेश्चन कहा कि P का वैल्यू बताइए कि ABC कोलिनियर हो जाए, तो कोलिनियर कहने का मतलब यहां हुआ AB और BC पैरेलल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction ratio are A, B, C and B - C C - A, A - B। देखिए ऐसा लगातार 3-4 क्वेश्चन है कि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए यहां लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। चलिए L1 का मान लेते हैं A1 B1 C1 यानी A B C हो गया। डायरेक्शन रेशियो सेकेंड लाइन का दिया हुआ है A2 B2 C2 मान लिए। अब क्वेश्चन में देखिए सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो B - C C - A A - B। अब फॉर्मूला पढ़े हैं cos θ बराबर A1 A2। कभी भी दो लाइन के बीच एंगल निकालना हो तो यही फॉर्मूला A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 by √, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। चलिए यहां पे वैल्यू बताइए A × B - C B1 B2 + C1 C2
चलिए दोनों कुछ भी हो, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू है a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर। जरा गौर कीजिएगा, ऊपर वाला टर्म ए बी माइनस ए सी है, बी सी माइनस ए बी है, ए सी माइनस बी सी है, ए बी बी सी ए सी सब कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 0। देखिए ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, ऊपर वाला सब टर्म कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो cos थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री। तो cos थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ये गलती से इस एक्सरसाइज में दे दिया है क्वेश्चन नंबर 18। इसको आप लोग बनाइएगा अगले एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और देखिए जो अक्सर पूछा है, एग्जाम्पल में बना हुआ है लेकिन हम फिर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब। चलिए क्यूब के डायगोनल के बीच एंगल कितना होता है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूब का डायगोनल, तो पहले क्यूब समझिए। देखिए एक क्यूब कंसीडर करते हैं जिसका हर साइड का लेंथ क्या होगा, a मान लेते हैं। कोई भी साइड हो, सब साइड का लंबाई क्या होगा उसका a होगा। क्यूब का डेफिनेशन ही है हर एज का लेंथ सेम होता है। एक कॉर्नर को ऑरिजिन मान ले तो बाकी जो 3 साइड जुड़ा हुआ है उसको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस मान लीजिए। देखिए काम क्या है, क्वेश्चन सिंपल लिखा है, थोड़ी लिखा है कि 3D के यूज करके आप क्यूब के डायगोनल के बीच एंगल बताइए। तो हम लोग करेंगे क्या, 3 डायमेंशन के मदद से, अभी जो पढ़े हैं जितना बात, उसके मदद से डायगोनल की ये बीच का एंगल निकालेंगे। किसके डायगोनल के बीच, क्यूब। तो क्यूब का हर लेंथ का सेम, हर एज का लेंथ सेम होता है। चलिए कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड ए and one vertex as origin as shown in figure। क्या किए हैं कि एक क्यूब कंसीडर किए हैं जिसका साइड का लेंथ a है और एक वर्टेक्स को ऑरिजिन मान लिए। अब चलिए 2 डायगोनल के बीच एंगल निकालना है। तो कंसीडर 2 डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल याद रखिएगा, 2 प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए डायगोनल कौन कौन होता है, तो देखिए एक ये ऑरिजिन, ये एक डायगोनल होगा OP। अगर एक वर्टेक्स फ्रंट का लेते हैं तो दूसरा अपोजिट वर्टेक्स बैक का लेंगे। याद रखिएगा, एक वर्टेक्स फ्रंट का लेंगे तो दूसरा वर्टेक्स अपोजिट में बैक लेंगे। तो ये एक डायगोनल हो गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं कुछ AC, AB। तो कंसीडर 2 डायगोनल्स OP एंड AB। हम लोग का टारगेट क्या है, तो ये डायगोनल के बीच का एंगल निकालना। तो पहले डायगोनल तो ये भी हो सकता है, ये दोनों को भी मिला देंगे तो हो जाएगा। बहुत सारा डायगोनल है, तो हम लोग सिंपल 2 डायगोनल कंसीडर किए हैं। याद रखना है डायगोनल में एक वर्टेक्स अगर फ्रंट पे लेते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स बैक का लेते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। बताइए यहाँ O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑरिजिन है तो 0 0। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P देख लीजिए स्पेस में, ऑक्टेंट में है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो तीनों कोऑर्डिनेट होगा x y z। वैसे ही बताइए A, तो आप A को कह सकते हैं कि A जो है xy प्लेन में है। A जो पॉइंट है xy प्लेन में है, तो जब A xy प्लेन में है तो सिर्फ x और y होगा, z 0 होगा। B
जेड एक्सिस पर है, तो जेड एक्सिस पर है तो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, सिर्फ जेड होगा। एक्स एक्सिस पर रहता तो सिर्फ एक्स होता, वाई और जेड 0 होता। वाई एक्सिस पर होता तो एक्स और जेड 0 होता, बीच में सिर्फ वाई होता। तो करना क्या है, पहले ओ पी ए बी का कोऑर्डिनेट जहां है पोजीशन उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना है। अब देखिए एंगल निकालना है ओपी और एबी के बीच, तो हम लोग पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी। चलिए मान लेते हैं A1 B1 C1। तो बताइए O पता है, P पता है, डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट यानी A डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB A2 B2 C2। तो AB का लिखना है तो 0 माइनस A, 0 माइनस A माइनस 0, माइनस A। अब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। कभी भी डायरेक्शन रेशियो अगर पता हो दो लाइन के बीच, एंगल निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और लगा देंगे ये फॉर्मूला। चलिए वैल्यू डालिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A स्क्वायर वैसे ही A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया रूट 3A इंटू रूट 3A। बताइए ऊपर आ गया माइनस A स्क्वायर, नीचे आ गया 3A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर खत्म, माइनस 1/3। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ। तो cos थीटा बराबर आ गया माइनस 1/3। तो देखिए यहाँ डायगोनल दो लाइन है, तो दो लाइन के बीच एंगल एक्यूट भी होता है और ऑब्ट्यूज भी होता है। दो लाइन के बीच एंगल एक्यूट भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है। तो अगर आपसे पूछे एक्यूट एंगल तो cos इनवर्स 1/3 लिखिएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल पूछे तो cos इनवर्स माइनस 1/3। तो दो लाइन के बीच जब एंगल निकालिएगा तो ऑब्ट्यूज भी आ सकता है, एक्यूट भी आ सकता है। अगर ऑब्ट्यूज एक्यूट लेना हो तो पॉजिटिव लीजिएगा और ऑब्ट्यूज लेना हो तो निगेटिव लीजिएगा। यानी कि दो डायगोनल के बीच एंगल निकालना होगा तो पहले क्यूब का ये फिगर बनाना होगा, डायगोनल कौन सा कंसीडर किए हैं उसका पॉइंट लिखना होगा, डायरेक्शन रेशियो लिखना होगा और लगा देना फॉर्मूला cos थीटा। तो देखिएगा कि थीटा बराबर है, जो है निगेटिव आया या पॉजिटिव आया आप यहाँ लिखिएगा। एक्यूट एंगल अगर चाहिए तो cos थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 1/3। ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स माइनस 1/3। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बता दिए बेसिक दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।